तो आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे किसकी 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट है रोटेशनल डायनामिक। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। आपको बस दिल लगा के पढ़ाई करना है, आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा फिजिक्स। आप देखोगे मेरी थियोरी बहुत इजी लैंग्वेज। और इसी को स्क्रीनशॉट लेके जो पढ़ाऊँगा ईमानदारी से स्क्रीनशॉट लेकर समझकर स्क्रीनशॉट लेकर रजिस्टर कॉपी में अपने नोट्स कर लेना, ठीक है। साथ साथ जैसे क्लास ख़त्म होगी तो तुरंत जितना भी मैंने पढ़ाया हो वो पूरी चीज़ें लिख लेना। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रोटेशनल डायनामिक में हम बात करेंगे पहले सर्कुलर मोशन की। ये रोटेशनल डायनामिक चैप्टर दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ दो कंसेप्ट पढ़ना है हमको, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो पहले बात करेंगे किसकी, सर्कुलर मोशन की। भैया सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो मोशन तो आपने बहुत सुने होंगे। एक मोशन जिसमें बंदा या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, तो ये स्ट्रेट पाथ होगी। और इस स्ट्रेट पाथ में कोई बंदा सीधा सीधा भाग रहा है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है। तो इसी स्ट्रेट पाथ को हम लीनियर पाथ बोलते हैं। कौन सी पाथ बोलते हैं? लीनियर पाथ। तो मोशन किसका? तो ऑब्जेक्ट का। मोशन किसका? तो ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे? अलोंग। तो कहाँ पे जब भी कहाँ पे आएगा तो अलोंग आएगा। तो मोशन किसका? ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे? अलोंग लीनियर पाथ। तो उस मोशन को हम बोलेंगे, कौन सा मोशन बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, लीनियर मोशन बोलेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? तो भैया मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अलोंग कहाँ पे? लीनियर पाथ पे बजाय सर्कुलर पाथ रहेगी। और सर्कुलर पाथ को सर्कल का सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये अपना एक सर्कुलर पाथ होगी और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया। और इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में अपना मोशन परफॉर्म करेगा। तो उस मोशन को, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो क्या होगा? द मोशन, क्या बोला मैंने? मोशन किसका? तो ऑब्जेक्ट का। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन किसका बोला मैंने? ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे? तो अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? इज कॉल, क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इज कॉल, उस मोशन को हम बोलेंगे क्या? सर्कुलर मोशन। तो भैया फिर से रिपीट करो, मोशन किसका? तो ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे? तो अलोंग सर्कुलर पाथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब सर्कुलर पाथ के अलोंग में होता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, अपनी धरती माता, हमारी धरती माँ किसके अराउंड में घूमती है? सन के अराउंड में घूमती है। तो द मोशन किसका? तो अर्थ का। द मोशन ऑफ एन अर्थ, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। द मोशन किसका? द मोशन ऑफ एन अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ किसके अराउंड में? अराउंड द सन, अराउंड द सन। तो अर्थ बोलो तो अर्थ में क्या आते हैं? अर्थ एक प्लैनेट है। तो जितने भी प्लैनेट का मोशन होगा, तो अर्थ का मोशन लिखने के बजाय प्लैनेट लिख देते हैं। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द क्या? सन इज एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या होगा? द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ पे? तो अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता है ना, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। एटॉम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड में कौन घूमते हैं? सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बेटा। तो उनका मोशन जो होगा एग्जाम्पल होगा सर्कुलर मोशन। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आपने देखे होंगे घड़ी का जो कांटा होता है, घड़ी, तो आप हावर हैंड ले लो, ताश कांटा ले लो, या मिनट हैंड ले लो, मिनट कांटा ले लो, या सेकंड हैंड ले लो। तो मान लो ये आपका कौन सा कांटा है? सेकंड कांटा है। तो ये जो सेकंड कांटे का जो टिप है, ये टिप सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो ये जो टिप का जो मोशन होगा, टिप मतलब टोक ही मनली सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो टिप चाहे वो हावर हैंड का हो, चाहे मिनट हैंड का हो, या सेकंड हैंड का हो, उसका जो टिप का जो मोशन रहेगा वो सर्कुलर मोशन रहेगा। पूरे कांटे का मोशन नहीं,
पूरे कांटे का मोशन ओनली टिप सर्कुलर पाथ में घूमेगा। कांटे का मोशन तो रोटेशनल मोशन कहलाएगा, ओनली टिप सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो मैंने क्या बोला, द मोशन किसका, द मोशन ऑफ टिप ऑफ हवर हैंड, चाहे हवर हैंड ले लो, मतलब हवर हैंड यानी क्या होता है, ताश काटा, चाहे मिनट हैंड ले लो, मिनट काटा, एंड क्या बोला मैंने, सेकंड हैंड, एंड क्या बोला मैंने, सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के सेकंड हैंड का मोशन ले लो, ठीक है। फोर्थ, तो क्लॉक के सेकंड हैंड के टिप का मोशन ले लो, मिनट हैंड के टिप का मोशन ले लो, या हवर हैंड के टिप का मोशन ले लो, वो एग्जाम्पल होगा सर्कुलर मोशन। और एक सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो एक रस्सी ले ली आप लोगों ने, और रस्सी को क्या बांध दी, एक ऑब्जेक्ट बांध दिया। एक रस्सी ले लिए और रस्सी को क्या बांध दिया तुमने, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को हमने घुमा दिए सर्कल में। एक रस्सी ली, रस्सी को ऑब्जेक्ट बांधा, और उस ऑब्जेक्ट मेटल का टुकड़ा मान लो या जो भी मान लो, उसको घुमाया, तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन वो कहलाएगा। तो मैंने बोला द मोशन किसका, तो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जिसको मैंने टाइट किया हो, मोशन किसका, तो ऑब्जेक्ट का जो टाइट किया हो, टाइट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, एट द एंड ऑफ क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी होता है धागा या कोई भी तार, स्ट्रिंग, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, और उसको मैंने घुमा दिया। विल का मतलब होता है घुमाना, विल इन अ सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के, आप लोगों को याद रखना है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, आपको सबको समझ में आ गया, हाँ सर आप बताया, क्यों नहीं समझेगा। तो सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाया, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है अलॉन्ग कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में, अलॉन्ग कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में। तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और ये उसके एग्जाम्पल है, प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन, इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, हवर हैंड का टिप, मिनट हैंड का टिप या सेकंड हैंड का टिप, वो रहेगा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे सर्कुलर मोशन के क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली होगा आई होप। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। द टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू क्या, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कुछ काम आने वाली टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। और इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपने 11th क्लास में मोशन इन अ प्लेन उस चैप्टर में पढ़ चुके हो। स्टेट बोर्ड का जो मोशन इन अ प्लेन है उसमें सर्कुलर मोशन करके टॉपिक था। और उस सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हमको अभी देखना है। वो देखेंगे तो हमको आगे का पोर्शन समझ में आएगा। तो चलो पहले बात करते हैं रेडियस वेक्टर की। पहले बात किसकी करेंगे, तो रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर, ठीक है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले रेडियस वेक्टर की बात करेंगे। फिर इसमें और एक चीज़ आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत काम की चीज़ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तरीके से हमको देखना है। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ये मान लो एक कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल P, या पार्टिकल मान लो A पोजीशन पे, ये पार्टिकल है, ठीक है, अभी ये पोजीशन पे। तो सेंटर से इस पार्टिकल की पोजीशन जो क्या परफॉर्म करने वाला है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है ये पार्टिकल। तो इस पार्टिकल की पोजीशन दिखाने के लिए सेंटर से हम एक वेक्टर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलेंगे। जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा, बी पोजीशन पे चला गया मान लो ये पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की पोजीशन दिखाने के लिए सेंटर से क्या ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर। तो व्हाट इज रेडियस वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन, क्या बोला मैंने, द वेक्टर ड्रॉन, वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, टू द कहाँ तक, टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो उसी को बोलते हैं, इज कॉल, क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर,
जो वेक्टर ड्रॉन करते भाया, जो वेक्टर हम ड्रॉन करते सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उस वेक्टर को, जो वेक्टर हमने ड्रॉन किए हैं उसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर बिकॉज इट यूज टू इंडिकेट या यूज टू शो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इट इज यूज टू इंडिकेट, इसका काम क्या करता है, इट इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हेंस इट इज कॉल्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है, रेडियस वेक्टर बोला जाता है, सॉरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इसीलिए इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। एक बात याद रखना, इसी को हम पोजीशन वेक्टर, और इसको आर के वेक्टर से डिनोट करते हैं, रेडियस वेक्टर को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आपको पता होगा जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, जो भैया कोई बंदा है या कोई ऑब्जेक्ट है लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब ये यहाँ आएगा, तो आप देखोगे इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो लीनियर मोशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है। लेकिन जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो बंदा ए पोजीशन से, या कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो ये जो उसकी जो आर्क है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से जब यहाँ आया, यहाँ पे एक एंगल बना जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, एक एंगल है जो सबटेंड होगा रेडियस वेक्टर की वजह से। देखो रेडियस वेक्टर की वजह से, सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो पार्टिकल जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा तो रेडियस वेक्टर की वजह से क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं बेटा, द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय कैसे, तो रेडियस वेक्टर की वजह से, बाय कैसे, तो रेडियस वेक्टर की वजह से। एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर व्हेन जब पार्टिकल, जब क्या, पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या, सर्कुलर मोशन, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो जब मूव करेगा, मूव फ्रॉम कहाँ से, तो वन पोजीशन टू क्या, अनदर पोजीशन, वन पोजीशन टू क्या, अनदर पोजीशन, वन पोजीशन टू क्या, अनदर पोजीशन। ये बात क्लियर होगी कि भैया एंगल सबटेंड होगा किसके वजह से, रेडियस वेक्टर की वजह से, जब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मूव करेगा वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड होगा, उसी को हम बोलेंगे इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये किस पे डिपेंड होता है, तो भैया इस आर्क ए बी पे डिपेंड होता है। अगर आर्क ए बी जितनी बड़ी रहेगी उतना एंगल बड़ा रहेगा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बोले तो थीटा, ये डिपेंड होता है आर्क ए बी पे, आर्क ए बी और रेडियस पे। अगर रेडियस बढ़ जाएगी बेटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। कभी भी याद रखना, जब कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का रेशो होता है तो न्यूमरेटर वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, डिनोमिनेटर वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये घट जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर होगी। इसका मतलब आर्क ए बी यानी यस बाय आर, ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट जो होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट इस क्या होता है, रेडियन होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। और डायमेंशन क्या होते हैं, एंड डायमेंशन आर। और इसके डायमेंशन जो होते हैं बेटा, डायमेंशन आर m0 l0 t⁻0। या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी क्योंकि इसका ऐसा यूनिट रेडियन है, मास लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं होता है, मतलब इट हैज़ नो डायमेंशन। ओके, इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन
एंड इट हैज़ नो डायमेंशन, इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। इट हैज़ नो डायमेंशन, इसके डायमेंशन ही नहीं होते, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और एक बात, फॉर वन रिवॉल्यूशन के लिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो आपका थीटा होगा, तो एक रिवॉल्यूशन में ये पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। तो सर्कमफ्रेंस में कितना होता है 2 पाई आर, और अपन रेडियस तो रहेगा ही रहेगा, तो यस जो होगा वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन बनेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना होगा 2 × 2 पाई बोले तो 4 पाई होगा। 3 रिवॉल्यूशन में 3 × 2 पाई बोले तो 6 पाई होगा। तो एन रिवॉल्यूशन में क्या होगा, फॉर एन रिवॉल्यूशन के लिए, जो एन रिवॉल्यूशन के लिए आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा n × 2 पाई। ये भी फार्मूला याद रखना। और जिस तरह आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड रहेगा अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग में, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अलोंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर और क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर अलोंग द एक्सिस। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, द एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक बात याद रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है कैसे दी जाती है, डायरेक्शन इज गिवन बाय कैसे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं या राइट हैंड थंब रूल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थंब रूल। ठीक है, तो कर्ल फिंगर किसके मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, कर्ल फिंगर पार्टिकल का मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, और थंब डायरेक्शन देगा किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब रूल से। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए, ऐसे के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर रहता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर की ओर और क्लॉकवाइज के लिए नीचे की ओर। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। हाँ सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई हमको। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे भैया। तो क्या पढ़ेंगे अभी, तो हम बात करेंगे अभी एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। थर्ड टर्मिनोलॉजी कौन सी, तो एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलेंगे ओमेगा, बात याद रखना। तो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करेगा तो ये दोनों तो रहेगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, लीनियर वेलोसिटी भी रहेगी, लेकिन साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इच कॉल, क्या बोलेंगे, इच कॉल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। एंगुलर क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, डब्ल्यू का वेक्टर डी थीटा का वेक्टर बाय डी टी, बराबर है। ठीक है, तो इन मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में जब बात करेंगे तो ओमेगा होगा, ये जस्ट डी थीटा बाय क्या होगा, डी टी होगा, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपन में क्या होगा, टाइम होगा। ये फार्मूला होगा एंगुलर किसका, वेलोसिटी का। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो फॉर फाइनाइट की बात करेंगे, जब चेंज नहीं होगी तो फॉर फाइनाइट के लिए ओमेगा का फार्मूला थीटा अपन क्या होगा, छोटा टी होगा, बराबर। जब एक रिवॉल्यूशन करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई होगी, और टाइम क्या होगा, टी होगा, और 1/t जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई n। ये क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी जो पीरियड क्या रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, याद रखना। और ये क्या चीज़ है, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ क्या बोला मैंने, रिवॉल्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो 1/t यानी फ्रीक्वेंसी। ये कब
2 पाई कब होता है? जब एक रिवॉल्यूशन की बात आती है, और एक रिवॉल्यूशन के लिए जब टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये 1 रिवॉल्यूशन के लिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, इट्स एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? रैड पर सेकेंड। इट्स एसआई यूनिट इज क्या होता है? रेडियन पर क्या होता है? सेकेंड होता है, बराबर है। रैड पर सेकेंड को ऐसा भी लिख सकते हो आप शॉर्टकट में, रैड पर सेकेंड। एंड डायमेंशन आर, इसके जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशन आर, देखो देखो देखो, मास तो होता नहीं 0, लेंथ तो होती नहीं 0, टाइम अपॉन में है तो -1, -1, मास पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब इसी में अपन बात कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, 4th वाली टर्मिनोलॉजी। एंगुलर क्या? एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा बोलते हैं, बराबर है, अल्फ़ा का वेक्टर या अल्फ़ा। ये क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी कब आती है? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलेंगे इच कॉल, क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। इच कॉल क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब भाई यार जिसको एक्सेलरेशन नहीं पता होगा, वेलोसिटी नहीं पता होगी, पता कर लो कि वेलोसिटी क्या होता है, फील आना चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है सबको पता है ना, वो बंदा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्पीड से घूमता होगा तो ज़्यादा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। तो अल्फा का वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? dw/dt, ठीक है, d⍵/dt, ये ओमेगा है। तो फॉर फाइनाइट के लिए क्या? फॉर इन मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो वेक्टर का सिंबल मत लिखना। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? dw/dt, d⍵/dt है, तो ω2 - ω1 अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका रैड पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, तो रैड पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। एसआई यूनिट इज रैड पर सेकेंड का स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होंगे? एंड डायमेंशन आर, इसके डायमेंशन जो होंगे ना बेटा, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, क्योंकि मास और लेंथ यहाँ पे है नहीं, मास और लेंथ तो नहीं है। टाइम की पावर -2 क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है। तो आई होप आपको समझा होगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो ले लो इनका स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लिए। अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड कौन सी वेलोसिटी बोला मैंने? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन है? अब बात किसकी करेंगे? रिलेशन की करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका प्रूफ आपको 11th क्लास में मिल जाएगा, अभी 12th क्लास में इसका प्रूफ हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। जब कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। जब कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? लीनियर वेलोसिटी और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ये मान लो पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल में दोनों वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है क्योंकि एंगल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो यहाँ पे एंगल बनता है और एंगल चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ठीक है। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, यस, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी आएगी। तो लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, अगर यहाँ पार्टिकल है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों में जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगी? तो रेडियस और ओमेगा के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो याद रखना, जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वो क्या है? v इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा का वेक्टर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे, इन मैग्नीट्यूड की जब बात करोगे, तो v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, ये बात याद रखना। v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, याद रहेगा सबको। v इक्वल टू क्या होगा? आर ओमेगा।
हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो बताओ V इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसमें ओमेगा का मतलब क्या होता है, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये फार्मूला याद रखना है आर ओमेगा। तो ओमेगा का मतलब 2π/T और 1/T यानी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2π आ रहा है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है और इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है और इसको फिर वेलोसिटी का फार्मूला पीरियड के फॉर्म में, वेलोसिटी का फार्मूला फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो 2π/T और 1/T यानी फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है। आप किसकी बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म क्या बोला मैंने, सर्कुलर मोशन, जिसको हम शॉर्टकट में यूसीएम बोलते हैं, यूसीएम। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एकता, एक जैसी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे, तो जिस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का जो मोशन रहेगा सर्कुलर पाथ में, तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड रिमेन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें अल्फा 0 रहेगा, एक बात याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, द मोशन किसका बोला मैंने, ऑब्जेक्ट का, मोशन ऑफ एन क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट का, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग क्या, सर्कुलर पाथ, अलॉन्ग क्या, सर्कुलर पाथ विथ कैसे कांस्टेंट क्या बोला मैंने, एंगुलर स्पीड बोला। द मोशन किसका, ऑब्जेक्ट का, अलॉन्ग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट क्या, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, इच कॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ क्या बोला मैंने, अर्थ अराउंड द क्या, सन, ये बात याद रखना। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बात याद रखना। सेंट्रीपिटल क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सेंटर की ओर ये पार्टिकल है मान लो P, जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है। तो तब इस पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है जो सेंटर की ओर खींच के रखता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और रेडियस वेक्टर उस तरफ रहती है, रेडियस वेक्टर इस तरफ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है जो अलॉन्ग द रेडियस होता है और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है, ये सेंटर हो गया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, परफॉर्मिंग क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होती है, अलॉन्ग द रेडियस, ये क्या होता है, अलॉन्ग द रेडियस होता है। ये जो एक्सेलरेशन होता है, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंड डायरेक्टेड, तो किस तरह जाता है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द क्या, सेंटर। इसीलिए इसको इच कॉल क्या बोला गया है, इच कॉल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला गया है। ठीक है, अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूले, क्या है, इनका प्रूफ है, लेकिन कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। अभी हम प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूले हैं, कौन सा, एक आर ओमेगा का स्क्वायर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, नेगेटिव आर ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा आर ओमेगा का स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर बाय आर वेक्टर नेगेटिव में। ठीक है, तो ओमेगा के समय आर इंटू में, वी के समय आर डिवाइड में, इतनी बात याद रखना। जिस तरह ये आर ओमेगा, ये आर ओमेगा का स्क्वायर, और ये कैसे है, वी बाय आर। तो ओमेगा की वैल्यू देखो, ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर होगी। इस ओमेगा का मतलब क्या होता है, वी बाय आर, तो वी का भी स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर। ओमेगा का मतलब क्या होगा, वी बाय आर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एक आर बच जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर, वेक्टर फॉर्म में लिखा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ए इंडिकेट कर रहा है कि रेडियस वेक्टर उस तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन
नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब शॉर्टकट में AC पे लिखता हूँ, एंड आर वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये कैसे हो रहा है? अपोजिटली डायरेक्टेड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड, ठीक है, अपोजिटली डायरेक्टेड। और मैग्नीट्यूड में अगर लिखोगे आप लोग इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर का सिंबल आ जाएगा, हट जाएगा, और नेगेटिव का पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव का पॉजिटिव लिखना। ये फार्मूला याद रखो, ओमेगा के समय आर इंटू में, वी के समय आर डिवाइड में, आर ओमेगा का स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये दो फार्मूले आप लोगों को अच्छे से याद रखना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप, चलो लिख लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब मैं आपके बारे में बात करूंगा। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हो गया, और एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। देखो, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो ये हो गया पार्टिकल, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट क्या? एंगुलर वेलोसिटी क्या? ओमेगा। ये इस तरह से ओमेगा के साथ में जब कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, हाँ सर होता है, और रेडियस वेक्टर उस तरफ होती है, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये इस तरफ होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT का वेक्टर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? टाइम होता है, बराबर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमको निकालना है। जिस तरह आपको वेलोसिटी का रिलेशन आर ओमेगा, एक्सेलरेशन आर ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। उसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो आर अल्फा होता है, आर अल्फा। अब ये फार्मूला कैसे आया? तो ये जनरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक जैसी स्पीड नहीं होती, उसमें एंगुलर स्पीड चेंज होती रहती है, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये इन यूसीएम में जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा जीरो होता है यूसीएम में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, तब जाके एक्सेलरेशन आता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कांस्टेंट होती है? ओमेगा कांस्टेंट होती है। ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है, तो अल्फा क्या होगा? जीरो, क्योंकि अल्फा का फार्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो फाइनल भी ओमेगा, इनिशियल भी ओमेगा, तो जीरो में ओमेगा जीरो, जीरो बाई टी क्या होगा? जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो होता है। ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैक्स होता है। फिर किस में? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल भी होता है, सेंट्रीपिटल भी होता है, और उन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला आर अल्फा होता है। ये कैसे आया? हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। टेंजेंशियल किसकी? एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपका पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो v का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड में लो d/dt, v का मतलब आर ओमेगा, तो r क्या निकल गया? कॉमन। रेट ऑफ चेंज ऑफ r क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी ये है आपका अल्फा। तो यह है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक भी बात याद रखना, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ AT का वेक्टर और कौन सा AC पे क्या होता है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या होगा? तो वो होगा A होगा रिजल्टेंट। तो A वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ACP का वेक्टर और A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर, ठीक है। तो A वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो A सेंट्रीपिटल I की कैप और ये टेंजेंशियल J की कैप, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे J की कैप होती है यूनिट वेक्टर। और फुल वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर आपको तो पता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन। तो क्या कैसे होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो रूट में कंपोनेंट का स्क्वायर। 11th क्लास का आप मैथमेटिकल मेथड चैप्टर देख लेना, उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या होगा? सम होगा। ये सेंट्रीपिटल और ये टेंजेंशियल का स्क्वायर का क्या होगा? सम होगा। तो आई होप आपको एक्सप्रेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक क्या क्या बताया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा, ये फार्मूला याद रखना। ओमेगा का मतलब थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। थीटा जब 2 पाई हो जाएगा, यार जैसा का वैसा, थीटा जब 2 पाई हो जाएगा तो टाइम कैपिटल टी, और ये 2 पाई आर
और 1/t यानी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। फिर मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूले, आर ओमेगा का स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा के समय आर इंटू में, वी के समय आर डिवाइड में। फिर मैंने बताया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आर अल्फा, एक्चुअली ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आर अल्फा आता है, बराबर है। और इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनका रिजल्टेंट क्या है, तो रूट में कंपोनेंट का स्क्वायर, एटी का स्क्वायर या सी पी का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ सर बिल्कुल ले लेते हैं। अब बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो इन जनरली बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उसमें फार्मूले भी आ जाएंगे। क्या बता दूँ, अलग अलग ही बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले बात करेंगे किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, फिर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के टेबल के फॉर्मेट पे आप बना लेना, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो सर्कुलर मोशन आता है। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन किसकी वजह से परफॉर्म कर पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आपने देखे होंगे कि बंदा जो स्ट्रेट पाथ में घूमता है, स्ट्रेट पाथ में दौड़ता है, घूमता नहीं दौड़ता है, जो मोशन में आता है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा पाता है बिकॉज ऑफ क्यों, जिसको हमने फोर्स लगाए। वो फोर्स कौन सा था, तो लीनियर फोर्स था, बराबर है, लीनियर फोर्स था, लीनियर फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर पाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये हमेशा अलोंग द रेडियस होता है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और सेंटर की ओर खींच के रखता है। अब एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स, मतलब एक्चुअली रियल फोर्स ही है वो, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा दुनिया में कोई फोर्स नहीं है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोले। एक्चुअली फोर्स के जो टाइप्स है आपने देखे होंगे, न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन है, ये सब फोर्स के टाइप है। तो इन्हीं को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे जब वो रोल परफॉर्म करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनिल नाम का बंदा पुलिस बन गया, वो मेरे घर पे आया, तो मैं क्या बोलूँगा, अनिल आया नहीं बोलूँगा, मैं पुलिस आया बोलूँगा। तो अनिल की जो ड्यूटी है पुलिसगिरी, तो इस हिसाब से वो हमारे घर पे आएगा तो पुलिस आया बोलूँगा, मैं हमारे घर में पुलिस आई बोलूँगा। तो सेम वैसे ही कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, तब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। जब कोई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, तो उस समय उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ओके डन। जैसे कि धागे में टेंशन होता है, जब वो धागा सर्कुलर मोशन, धागे का जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो जो स्ट्रिंग में तनाव आएगा, टेंशन जो आएगा, वो टेंशन की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर टेंशन गायब हो गया तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना बंद कर देगा, तो उस समय उस टेंशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये इसकी रेडियस वेक्टर है आर वेक्टर, तो इस पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे जिसे, और वो डायरेक्टेड किधर रहेगा, सेंटर की तरफ, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये मान लो सेंटर है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो कोई पार्टिकल का जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो वो कहाँ होता है, इज अलॉन्ग द रेडियस, वो हमेशा इज अलॉन्ग द रेडियस, देखो रेडियस के अलॉन्ग में है, इज अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। वो किधर जाता है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द क्या, सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर है, इच कॉल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर लिखना, सेंटर, उसी को, उसी फोर्स को, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इच कॉल सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। कौन सा फोर्स बोलेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे।
हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो लगेगा भाया, किसके ऊपर लगेगा? पार्टिकल के ऊपर लगेगा, जो परफॉर्म कर रहा है क्या? सर्कुलर मोशन, लेकिन वो अलोंग द रेडियस रहेगा एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। या ऐसा फोर्स जो पार्टिकल पे लगेगा, जो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, वो अलोंग द रेडियस रहेगा, लेकिन किधर जाएगा? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और मास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? तो बताओ, माइनस माइनस आएगा क्योंकि आर ओमेगा का स्क्वायर होता है, तो यम इक्वल टू यम क्या होता है? निगेटिव आर ओमेगा का स्क्वायर आर वेक्टर, या फिर मैंने आपको बताया था यम वी स्क्वायर बाय आर वेक्टर, निगेटिव का साइन आता है, बराबर है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले क्या बन जाएंगे? क्या होगा? निगेटिव यम आर ओमेगा का स्क्वायर और निगेटिव यम वी स्क्वायर अपॉन में आर का वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे, बस सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले, दो फार्मूले बताया था, आर ओमेगा का स्क्वायर वी स्क्वायर अपन में आर, ओमेगा के समय आर इंटू में, वी के समय आर डिवाइड में। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे, इन मैग्नीट्यूड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? यम आर ओमेगा का स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपन में आर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एम आर ओमेगा का स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपन में आर, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसके वजह से क्या क्या आता है? तो इसके वजह से इट इज इफेक्ट ऑफ, मतलब सर्कुलर मोशन जो है ये इफेक्ट ऑफ किसका? तो इफेक्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इट इज कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन आता है। तो सर्कुलर मोशन किसका कॉज है? सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज है। तो इट इज कॉज ऑफ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन इसके वजह से आ पाता है, इसी की वजह से सर्कुलर मोशन आता है। जैसे कि मॉस्किटो कॉज मलेरिया, ठीक है, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, उसी तरह इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। इट इज़ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये कैसा फोर्स है? तो इट इज़ रियल फोर्स है। इट इज कौन सा फोर्स है? रियल फोर्स है, याद रखना। ये ओके, ये अंदर की ओर आता है, इसलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। इट इज़ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो होता है, इट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या है? रेफरेंस है। इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर पांचवा क्या हो सकता है? ये पहला, दूसरा, ये कितना हो गया? तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, फॉर किसके लिए? फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, सर्कुलर मोशन किसके? अर्थ के। फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? विच इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। लिखना अराउंड द क्या? सन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा? नेसेसरी रहेगा। जो कौन प्रोवाइड करेगा? विच इज प्रोवाइडेड बाय कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन और अर्थ के बीच का। ये जो चौथा पॉइंट जो है ना बेटा, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिए? ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने बेटा? हाँ सर, ले लिए। तो अब बात करेंगे बेटा कि सेकंड वाला फोर्स को था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन ऐसी रहेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या? सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड के जगह अवे आएगा, डायरेक्टेड ओवर। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम कहाँ से? सेंटर ऑफ सर्कल। तो उसको हम इच कॉल क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका फार्मूला ये मास इंटू कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रहेगा। तो यम इक्वल टू ये क्या होगा? आर ओमेगा का स्क्वायर। ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर का वेक्टर। तो आई होप समझ में आ गया पॉजिटिव क्यों आ रहा है।
तो समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, ये पॉजिटिव में रहेगा और मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो इट इज इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। इफेक्ट ऑफ क्या? सर्कुलर मोशन। मतलब जब तक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा नहीं, ठीक है। तो इट इज इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। जब जब सर्कुलर मोशन आएगा तब तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, ठीक है। तो इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज क्या? नॉन इनर्शियल क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या रहेगा? रेफरेंस रहेगा, बराबर है। अंदर की ओर है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये रियल फोर्स भी नहीं है। इट इज कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स है। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। ये कैसा फोर्स है? इमेजिनरी फोर्स है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स बोलेंगे। सी साइलेंट है, सूडो फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आपने देखे होंगे जब आप मेले में या कोई सर्कस में जाते हो तो वहाँ ऑब्जेक्ट मैरी गो राउंड होते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट रहते हैं, हाथी, घोड़े ऐसे रहते, एलिफेंट रहते हैं, हॉर्सेस रहते हैं, और वो जब घूमते हैं तो सेंटर से दूर जाते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनके ऊपर लगता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन मैरी गो राउंड मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव ऑन देम, ठीक है। जैसे कि पानी आपने देखे होंगे, पानी को जब किसी कंटेनर में पानी है उसको जब ऐसे घुमाते हो आप, पानी ऊपर की ओर आता है, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। बिकॉज ऑफ क्यू? सेंटर से दूर हटता है और ऊपर की ओर आता है। बिकॉज ऑफ क्यू? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन वाटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। स्पीड ब्रेकर में भी देखे होंगे, जब ऐसे कोई टर्न आती है या कोई ऐसे सर्कुलर टर्न आती है, जब पैसेंजर राइट की तरफ मतलब जब बस राइट की तरफ टर्न लेती है तो पैसेंजर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सब जब तक सर्कुलर मोशन आएगा नहीं तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है? द मोशन इन मैरी गो राउंड, क्या? इन मेरी गो राउंड, ठीक है। मेरी गो राउंड, मैरी है, देख लेना आप लोग एक बार चक्कर लेना, ठीक है। मैरी गो राउंड होगा जहाँ तक। इन मैरी गो राउंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। क्यों? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको। आप एग्जाम में जब डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेगा तो आप बना पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ले लिए? ओके। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसमें आपने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, वेल ऑफ डेथ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें स्पीड जो होती है एक जैसी नहीं होती। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।